नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य प्रबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया फर्स्ट एक्सप्लेन द सब्जेक्ट, यानी कि भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। तो किस विषय में व्याख्या करता है? ऑप्शन है हमारे सामने, रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा, स्कंद अथवा इन्वेंट्री मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसी नियमावली या ऐसे नियम जिसमें हम लिखते हैं अकाउंट्स के रिलेटेड नियम, ताकि अकाउंटिंग जो है उसमें समरूपता और एकरूपता लाई जा सके। क्योंकि भारत जैसी कंट्री में कई विभिन्न स्टेट होते हैं, तो इन सभी स्टेट में अलग अलग क्या होती है, लेखांकन पद्धति अपनाई जाती थी। तो इनको एक ही पद्धति करने के लिए क्या बनाया गया, इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशन, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये संबंधित होता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अब बात करें रोकड़ प्रवाह विवरण, इसके लिए आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। स्कंद अथवा इन्वेंट्री के लिए आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और मूल्यह्रास के लिए आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन का प्राथमिक कार्य रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन है आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित, कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करें और गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा कि लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या है। सबसे पहले हम कार्य के बारे में समझ लेते हैं। तो लेखांकन की 8 अवस्थाएं होती है। पहला होता है लेखों को पहचान करना, दूसरा होता है उसका मापन करना यानी कि मुद्रा में मापना, तीसरा होता है प्रविष्टि करना, चौथा होता है यहाँ पर वर्गीकरण करना, वर्गीकरण के बाद हम सारांश करेंगे और सारांश का करने के बाद उनका हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद निर्वचन होगा, निर्वचन के बाद एक संप्रेषण होगा। तो ये कुल 8 जो यहाँ पर कार्य है इसके। यहाँ पर प्राथमिक कार्य पूछा गया है तो वित्तीय लेन देन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कंटीजेंसी लाइबिलिटीज अपेयर इन द, यानी कि आकस्मिक दायित्व इसमें दिखाई देती है। तो पहला है तुलनात्मक पत्र या तुलन पत्र, बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं, अध्यक्ष रिपोर्ट, शेयर धारकों के नोटिस और तुलन पत्र के लिए नोट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो होती है जिसमें लाइबिलिटीज और असेट्स का विवरण होता है, लेकिन उसकी समरी होती है। तो इसकी डिटेल हम कहाँ लिखते हैं? इसकी डिटेल हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आकस्मिक देयता इसमें दिखाई जाती है। वो कहाँ दिखाते हैं? हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि उसकी जो समरी होती है वो हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। अगर साथियों ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं मौजूद होता और केवल बैलेंस शीट आती, तो हमारा राइट आंसर क्या रहता? बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंबाइंड लेवरेज मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन, यानी कि संयुक्त प्रभावन क्षमता रिक्त स्थान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव को मापती है। तो किसको मापती है? ऑप्शन है इक्विटी, इक्विटी यानी कि जो समता होती है हमारी, समता पूंजी, डेब्ट कैपिटल यानी कि ऋण पत्र पूंजी जो होती है, कैपिटल संरचना और ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो राइट आंसर है अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि ये जो संभावन क्षमता जो होती है ये किसको मापती है? तो ये इसको अर्निंग पर शेयर को यहाँ पर मापेगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली ड्यू टू द रूल ऑफ, यानी कि इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस जो कि एक तलपट होती है या हम बात करें एक विवरण होता है लेजर का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो इन चारों में से किस से मिलान होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, सभी लेन देन अंत में ट्रायल बैलेंस से स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक डेबिट का एक तद्रूप क्रेडिट होता है। और तीसरा ऑप्शन है परिसंपत्ति और देनदारियां बराबर होती है। आय और व्यय में क्रेडिट और डेबिट शेष होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तलपट की, तो तलपट तो है उसमें यहाँ पर असेट्स भी आती है, लाइबिलिटीज भी आती है, इनकम भी आती है, एक्सपेंस भी आती है, यानी कि जो भी डेबिट हुआ है वो क्रेडिट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि प्रत्येक डेबिट क्या होता है? क्रेडिट भी होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ, एक बैंक समाधान विवरण रिक्त स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या और हम क्यों बनाते हैं। साथियों यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें बैंक में भी अकाउंट ओपन करना होता है। तो हमारी जो फर्म का बैंक में अकाउंट होता है उसका
जो लेखा जोखा होता है बैंक भी रखती है और हम भी हमारे पास रखते हैं। ठीक है, बैंक किस में करती है, तो पासबुक में एंट्री करती है, और हम जो करते हैं वो कैश बुक में एंट्री करते हैं। जब कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है किसी कारणवश या किसी लेन देन में ट्रांजेक्शन में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण, तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनता है। अब बात करते हैं इसके रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट की। इसने यहाँ पर दिया है कि हम बैंक स्टेटमेंट किसकी सहायता से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन है रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट से। तो बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट जो बैंक बनाती है या देती है उसकी सहायता से, और हमारी रोकड़ बही के बैंक कॉलम से हम इसको क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या और भी सही है क्या। तो रोकड़ बही और बैंक स्टेटमेंट से नकदी कॉलम, तो बिल्कुल बैंक में कोई नकदी कॉलम नहीं होता है। ठीक है, कैश कॉलम नहीं होता है, कैश कॉलम हमारी कैश बुक में होता है। रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम, तो दोनों का आपस में नहीं होता है तुलना, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉलम है। यहाँ पर नगद का जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और स्टेटमेंट जो हमारे बैंक से मिलता है, उन दोनों के आपस में हम तुलना करके ये पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गई है, और उसकी वजह से ही हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगला ऑप्शन हमारा है बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट की मदद से क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, द रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न दैट द डेबिट इन्वेस्टमेंट मस्ट येट टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। यानी कि प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों की रक्षा के लिए प्राप्त करनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, बरकरार रखी गई आय की लागत और वरीयता पूंजी की लागत। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे ऋण निवेश है जो कि शेयर होल्डर को क्या करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसके लिए जो हम लागत लेते हैं वो लेते हैं ऋण की लागत। क्या लेते हैं, ऋण की लागत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन, यानी कि पूंजीगत व्यय में वित्तीय स्थान में परिलक्षित होते हैं। तो जो पूंजीगत व्यय होते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ व्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यय दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं और एक कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, यानी कि आयगत और पूंजीगत। तो ये जो पूंजीगत व्यय होते हैं ये बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, और रेवेन्यू जो होते हैं वो ट्रेडिंग और P&L में लिखे जाते हैं। अब ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन है हमारे पास व्यापारिक खाते यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सीधी सी बात है कि कैपिटल एक्सपेंस जो होता है वो कहां लिखा जाता है, वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लेजर अकाउंट आर मेनली कंसर्न्ड विथ, यानी कि वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंधित रहते हैं। ऑप्शन देखेंगे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वित्तीय विवरण जो होते हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, लेजर जो बनाते हैं ये अकाउंटिंग करके बनाते हैं, और ये किससे संबंधित होते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या हम बात करें वित्तीय लेखे से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोसेस इज पार्ट ऑफ ए कंपनी चॉइसिंग एन एक्टर टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार का भाग है, या किस प्रकार का इसको पार्ट हम बोल सकते हैं, या कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन है वित्तीय प्रक्रिया, विपणन प्रक्रिया, लेखांकन प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए कोई कंपनी किसी एक्टर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए यहाँ पर क्या करती है, उसको प्रचार करने के लिए कहती है। तो स्वाभाविक बात है, प्रचार हम क्या करने के लिए करते हैं, तो मार्केटिंग करने के लिए करते हैं। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, किसी भी कंपनी से करवाएंगे या किसी भी एक्टर से करवाते हैं, तो वो सिर्फ प्रचार का काम कर रहा है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड रहेगा, मार्केटिंग प्रोसेस हम यहाँ पर कहेंगे। ये ना तो वित्तीय प्रक्रिया है और ना ही लेखांकन प्रक्रिया। ये कौन सी होगी, हमारी विपणन प्रक्रिया यानी कि मार्केटिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन ए बायर buys a share from the seller on X dividend that who will receive the dividend। यहाँ आता है जब कोई क्रेता लाभांश रहित तिथि पर किसी विक्रेता का शेयर खरीदता है तो लाभांश किसे प्राप्त होगा। ऑप्शन है क्रेता, दलाल, क्रेता और दलाल दोनों, या विक्रेता को। देखिए यहाँ पर जो हम शेयर परचेस कर रहे हैं वो शेयर कब खरीद रहे हैं, तो लाभांश रहित तिथि पर खरीद रहे हैं, और ऐसी दशा में जो लाभांश है वो ना तो क्रेता को मिलता है ना ही दलाल को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि विक्रेता को यहाँ पर ये लाभांश प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी के स्रोत की, या कार्यशील पूंजी क्या होती है। वर्किंग कैपिटल इसे हम बोलते हैं जब
हमारी करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होती है, तो जो बैलेंस निकलता है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। और ये वर्किंग कैपिटल में केवल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ही आती है, यानी कि नॉन करंट आइटम्स हम इसमें नहीं देखेंगे। ऑप्शन पे नजर डालें तो वाणिज्यिक पत्र, ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई और असुरक्षित सावधि। अब ये चार जो ऑप्शन है उसमें से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, वो नॉन करंट आइटम्स है। और जितने भी यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि कमर्शियल पेपर्स जो दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, डिस्काउंट ऑफ बिल है, ये तीनों आइटम जो है वो क्या करंट आइटम्स है। या नॉन करंट आइटम्स क्या है, अनसिक्योर लोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट रहेगा। अगला हम बात करें, what is called to away the कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, प्रेरित करना, दंडित करना, याददाश्त दिलवाना, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, आप कर्मचारियों से काम करवा रहे हो, प्रबंधन क्या है, हमने देखा है कि प्रबंध एक व्यक्तियों से काम करवाने की कला है, लेकिन व्यक्ति काम क्यों करेगा और किस तरीके से करेगा, या हम उसे कैसे मोटिवेट करेंगे। तो उसे हम प्रेरित करके क्या कर सकते हैं, काम के प्रति उसका आत्मविश्वास जो है जागृत करवा सकते हैं। जैसे कि आपने रामायण में जामवन जो होते हैं, वो जामवन जी क्या करते हैं, हनुमान जी की याददाश्त दिलाते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं, उनकी अपनी पावर, अपने आत्मविश्वास को भूल जाते हैं। तो जामवन जी क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, प्रेरित करना या मोटिवेट करना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, when was the मिनिमम वेजेस एक्ट पास, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन है 15 मार्च 1947, 15 मार्च 1948, 15 मार्च 1949 और 15 मार्च 1950। तो इसका सही आंसर है 15 मार्च 1948, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज द परचेस ऑफ ए मशीन, यानी कि एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का वे। तो मैंने अभी आपको दो टाइप के वे समझाए, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस जो होते हैं वो कभी कभार होते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस बार बार होते हैं। तो आप ही सोचिए, हम जो मशीन खरीदते हैं वो बार बार खरीदते हैं क्या, नहीं, हम केवल कुछ टाइम के लिए या कभी कभार खरीदते हैं जब हमें रिक्वायर होती है। जैसे मैंने मेरी कंपनी के लिए 2-3 कंप्यूटर खरीदे, तो कंप्यूटर में बार बार नहीं खरीदूंगा, जब जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी तब मैं क्या करूंगा, वहां पर कंप्यूटर खरीद लूंगा या मशीन खरीद लेता हूं। तो जो मुझे बार बार हो रहा है एक्सपेंस, वो मेरा रेवेन्यू है, और जो मुझे बार बार नहीं हो रहा है एक्सपेंस या कभी कभार होता है, जरूरत का टाइम होता है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस होता है। ऑप्शन पे नजर डालेंगे, सामान्य व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ऑप्शन आपको करेक्ट पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंस होता है। अगर हम कोई मशीन या कुछ असेट्स हम खरीदते हैं तो उस पर जो किया गया खर्चा है वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंस है। साथियों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामान्य प्रबंधन से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।